देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रोविजन एंड रिजर्व्स पे सिर्फ, क्योंकि हमारे जो टॉपिक का नाम है उसी के ऊपर डिस्कशन हमें ज्यादा चाहिए। देखो बात है मैंने जो आपको पढ़ाया था उसी को ही मैं थोड़ा अब 11th की डेफिनेशन के हिसाब से समझा दूं। क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर? देखो, नॉन लाइबिलिटी है बट अमाउंट इज नॉट सर्टेन। जैसे एग्जांपल, पक्का पता है हमारी लाइबिलिटी है लेकिन अमाउंट अभी फिक्स नहीं हो पा रहा, इसलिए एस्टिमेशन चल रहा है। जो आपने पीछे पढ़ा उसके अंदर क्या बता रखा था, एक थर्ड पॉइंट था। उसी कारण से ही एक लाइबिलिटी अभी प्रोविजन बोली जा रही है, क्योंकि अभी एस्टिमेशन चल रहा है कि अमाउंट हमें पता नहीं है। तो नॉन लाइबिलिटी बट अमाउंट इज नॉट सर्टेन, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। और जो हमारे एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करने में काम आता है, किसी भी रीजन से रिडक्शन होता है एसेट्स में, वो हो सकता है जैसे डेटर का रिडक्शन किस कारण से होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। अगर एक्चुअल में बैड डेट्स हो गए तो डेटर्स कहां से कम करेंगे? पीएनएल अकाउंट से कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लिया, अब वहीं से ही उसको चार्ज करेंगे। आपको पता है कि नॉर्मली आपके जितने भी खर्चे या लॉसेस होते हैं वो कहां जाते हैं? पीएनएल के डेबिट में। लेकिन अगर आपका फ्यूचर में बैड डेट्स हो जाता है तो आप पीएनएल के डेबिट में नहीं लिखेंगे, उसको इसी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से चार्ज करेंगे। मतलब जो एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करने में काम आता है। ऐसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है। अगर कोई डेटर डिस्काउंट मांग लेता है तो हमें उसको देनी पड़ेगी। अगर वो पैसे हमें इमीडिएट दे रहा है तो वो भी पैसे हम कहां से चार्ज करेंगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर से, ना कि पीएनएल के डेबिट में, क्योंकि एक बार पीएनएल को डेबिट हम करके ये प्रोविजन बना चुके हैं। अब इस प्रोविजन का यूज किया जाएगा डेटर को कम करने के लिए, चाहे वो बैड डेट्स के कारण चाहे वो डिस्काउंट के कारण। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, जो एसेट्स की वैल्यू जैसे मशीनरी फर्नीचर को रिड्यूस करने के लिए फ्यूचर में काम आता है। आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ा है डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, आपको थोड़ा समझ भी होगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। एक होता है नॉर्मल डेप्रिसिएशन, जो एवरी ईयर आपकी एसेट्स की वैल्यू में से कम होता रहता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज हो जाता है। लेकिन एक डेप्रिसिएशन ऐसा होता है जो पीएनएल से तो चार्ज होता है, लेकिन उस डेप्रिसिएशन से हर साल एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस नहीं करते। हम एसेट्स की वैल्यू को तभी रिड्यूस करते हैं जब वो एसेट्स बिक जाती है या किसी भी रीजन से डिस्पोज हो जाती है, तब तक हम उस एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो तब तक वो कहां पे पड़ी रहती है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। 12th क्लास में आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होगा एक चैप्टर के अंदर, तो डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा खर्चा या लॉस कह लें जो आपका पीएनएल से चार्ज हो चुका है लेकिन उसके अगेंस्ट अभी पेमेंट नहीं हुई, मतलब लाइबिलिटी वाली बात, या अभी उससे एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस नहीं हुई, उसको प्रोविजन बोलते हैं। देखो मैं आपसे ना एक बेसिक टर्म पूछता हूं। आपने सैलरी पे करी, आपने एंट्री करी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर आपने साल के एंड में उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख दिया। मतलब जो भी खर्चा आपका पे होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है ना, उसको हम बोलते हैं चार्ज करना। खर्चा चार्ज तब होता है जब वो पे हो चुका है, तब उसको चार्ज किया जाता है। जो पे ही नहीं हुआ उसको प्रोवाइड करना बोलते हैं। देखो, जो खर्चा पहले पे होगा फिर चार्ज होगा पीएनएल से, उसको चार्ज करना बोलते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा खर्चा जो पहले पीएनएल में डेबिट होगा बाद में पे होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन। प्रोवाइड कर रहे हैं हम उस खर्चे के लिए, एक अलग से प्रोविजन निकाल के रख रहे हैं। फ्यूचर में जब पे होगा तो उसी प्रोविजन के थ्रू हम उसकी पेमेंट कर देंगे। बहुत छोटी सी बेसिक बात है। जो खर्चा पे हो चुका है उसके बाद पीएनएल में जाएगा तो चार्ज करना वर्ड उसके लिए यूज होता है। और जब हम पहले से ही पीएनएल में डेबिट कर चुके हैं खर्चे को, कोई भी खर्चे को, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स को, लेकिन पे नहीं हुआ तो उसको प्रोवाइड करना बोलते हैं, इसलिए तो वर्ड यूज होता है प्रोविजन। ठीक है, तो बेसिक बात थी, कॉमन बात थी, छोटी सी बात थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्व की। रिजर्व का मतलब क्या है? हमने कुछ पैसा अलग से निकाल के रख लिया फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए या अननोन लाइबिलिटीज के लिए। इसमें एग्जांपल क्या हो सकते हैं? 2 टाइप के रिजर्व होते हैं, एक रिवेन्यू रिजर्व और एक कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब बात ये आती है कि रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस क्या है। मैं भी एग्जांपल्स पे बात करूंगा इसके, लेकिन उससे पहले बेसिक बात कर लूं मैं आपसे। देखो, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, मुझे जो भी इनकम हो रही है इस ट्यूशन क्लासेस से, वो मेरे लिए क्या है? रिवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम है? देखो, एक बात आपको पता होना चाहिए कि रिवेन्यू रिजर्व होता क्या, जो आपकी मेन कमाई से पैसा आ रहा है या आपकी रिकरिंग नेचर का नहीं है, वो सॉरी रिकरिंग नेचर का है। अगर रिकरिंग नेचर का नहीं है तो वो कैपिटल रिजर्व है। देखो, मैं आपसे अब ये पूछूं, मेरे को कमाई हुई, मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम यही है ट्यूशन क्लासेस, यहां से मुझे जो कमाई हुई वो मेरे, उससे जो मेरी को जो भी बचत होती है साल के एंड में, जो भी इसमें से बचा पाता हूं वो मेरे लिए रिवेन्यू रिजर्व है।
ठीक है, मैंने मान लो कमाया कितना 3 लाख रुपए, मेरे उसमें से कितने बचे 50,000, वो मेरा रिवेन्यू रिजर्व है। लेकिन देखो, अगर हर बंदे की मेन इनकम होती है जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो उसके अलावा अदर इनकम भी तो हो सकती है। हर एक पर्सन के एक के अलावा दूसरे सोर्सेज भी होंगे जो उसकी अदर इनकम जनरेट करेंगे। वो अदर इनकम जो है, क्या वो कैपिटल रिजर्व होना चाहिए? देखो, बात तो ये है कि जो मेरी मेन इनकम है वो मेरी रिवेन्यू इनकम है, लेकिन ना हर बंदा ये चाहता है कि मेरे एक से ज्यादा सोर्स हो इनकम के। रीजन क्या है? क्योंकि एक सोर्स से खर्चे नहीं पूरे हो सकते। मतलब आज की अगर मैं बात करूं और उसको बिजनेस में यानी इस पॉइंट में अप्लाई करके देखूं, तो मैं ये कहूंगा कि एक सोर्स जिसमें वो अपना पूरा टाइम लगाता है, एफर्ट्स लगाता है, टाइम देता है, टाइम डोनेट करता है, ठीक है। मनी लगाना मतलब उसमें इन्वेस्ट करना अलग बात है, कैपिटल लगाना, कई बिजनेस में अपना पैसा तो लगाते ही हैं। अगर मैं अपनी ट्यूशन फीस के हिसाब से बात करूं, मतलब मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट क्या है, स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मुझे ट्यूशन फीस जो मिली मेरा मेन इनकम है, मैं यहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं जहां पे चाहता तो हूं मेरा कोई सोर्स बन जाए इनकम का, लेकिन मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करता वहां पे, तो वो मेरा अदर इनकम है। जैसे मैंने ना किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, उस डिबेंचर से जो मुझे इनकम मिली, इंटरेस्ट मिला, वो मेरे लिए अदर इनकम है, लेकिन रिकरिंग नेचर की है, बार बार हो रही है, इसलिए मैं उसको अदर इनकम की तरह मान के रिवेन्यू रिजर्व में ही डालूंगा। इसके अलावा मेरे पास बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, मैंने उसको किराए पे दिया, वहां से जो रेंट मिलेगा वो भी रिकरिंग नेचर का है, मेरे को बार बार मिलेगा, तो वो भी मेरे लिए अदर इनकम, लेकिन रिवेन्यू रिजर्व में। इसके अलावा मुझे डिविडेंड मिलेगा, मान लो किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं मैंने, तो शेयर से जो मुझे डिविडेंड मिलेगा वो भी मेरे लिए क्या, रिकरिंग नेचर का है, अदर इनकम है, और ये रिवेन्यू रिजर्व में जाएगा। तो कहने का मतलब है जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जैसे ट्यूशन फीस, और अदर इनकम इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी रिवेन्यू रिजर्व का ही पार्ट है। तो कैपिटल रिजर्व फिर क्या है? कैपिटल रिजर्व तब है जब मैं जो ये रेंट मिल रहा था जिस बिल्डिंग से, उस बिल्डिंग को ही बेच दूं और उससे प्रॉफिट हो जाए। मान लो मैंने ये जो रेंट मिल रहा था, रेंट मिलना तो बंद हुआ ही हुआ, जो मैंने उस बिल्डिंग को बेचा, वहां से मुझे जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग क्या है मेरे लिए? कैपिटल रिजर्व है। मान लो ये मैंने इंटरेस्ट मिल रहा था, डिविडेंड मिल रहा था शेयर से या डिवेंचर से, डिवेंचर से इंटरेस्ट मिलता है, शेयर से डिविडेंड मिलता है, तो मैंने इस इन्वेस्टमेंट को ही बेच दिया और उससे जो प्रॉफिट हुआ वो मेरे लिए क्या है? कैपिटल रिजर्व है। हालांकि कैपिटल रिजर्व पे मैं अलग से भी बात करूंगा, मैंने अभी आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक बात बताई, उसके बाद फर्दर बात करते हैं। ये तो चलो मैंने बता दिया, एग्जांपल दे दिया कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों रिवेन्यू रिजर्व में जाती है। अब रिवेन्यू रिजर्व को आगे क्या बनाया जाता है? दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो होता है फ्री रिजर्व, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप अपने बैंक में अकाउंट में पैसे डलवाते हैं जो भी सेविंग में, या अपने अलग से पैसे निकाल के रख लेते हैं, वो पैसा जो है वो फ्यूचर की किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए काम आ सकता है। कोई नॉन लाइबिलिटी तो नहीं है ना, अननोन लाइबिलिटी के लिए काम आएगा, फ्यूचर में किसी भी पर्पस के लिए काम आएगा, वो फ्री रिजर्व है। लेकिन कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं। फ्यूचर में मान लो मुझे 5 साल बाद, 6 साल बाद, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मैंने कोई ना मशीनरी खरीदनी है, मैं सोच रहा हूं कि आज पैसा इकट्ठा करता जाऊं, फिर 4-5 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा, एक बढ़िया मशीनरी लगानी है जो उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अच्छी होगी, ठीक है। मैं जो इसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, क्या मेरी लाइबिलिटी है क्या? एक बात बताओ, स्पेसिफिक पर्पस के लिए निकाल रहे हो तो प्रोविजन ना हो गया? प्रोविजन में मैंने क्या वर्ड बोला था कि नो लाइबिलिटी बट अमाउंट इज नॉट सर्टेन। मैंने निकाला तो किसी लाइबिलिटी के लिए ही पैसा था ना, यहां पे भी तो मैं किसी मशीनरी के लिए ही पैसा निकाल रहा हूं। लेकिन क्या वहां पे क्या था, मैं जो सर्विस थी वो ले चुका था, पास्ट इवेंट। अगर आप मेरी जो स्टार्टिंग में बात बताई थी ना, प्रेजेंट ओब्लिगेशन, वो वाली जो पास्ट इवेंट के कारण हुई है, उसके कारण से प्रोविजन बन सकता है। फ्यूचर में मशीनरी खरीदूंगा, उसकी जेब में पैसे आज ही डाल रहा हूं, और फ्यूचर में पता नहीं खरीदूं कि ना खरीदूं, कोई बर्डन तो नहीं है ना। ये तो है नहीं कि मशीनरी पास्ट में 3 साल पहले खरीद चुका हूं, अब उसके पैसे देने बाकी हैं, उसके पैसे स्पेसिफिक निकाल रहा हूं कि कल को मेरी मशीनरी ना उठा ले। उसके लिए अगर मैं पैसे निकालता तो प्रोविजन था, लेकिन मैं फ्यूचर में खरीदूंगा। देखो बात सीधी सी है, आज की सिचुएशन की बात करूं, आज से 3 साल पहले मैंने एक मकान खरीदा, उसकी मेरी किस्तें चल रही हैं, इंस्टॉलमेंट चल रही हैं, वो जो उसके लिए मैं पैसा निकाल रहा हूं, इकट्ठा करता हूं धीरे धीरे, वो प्रोविजन है, क्योंकि मैं उसका बेनिफिट ले चुका हूं पास्ट इवेंट के कारण।
लेकिन अब दूसरा पॉइंट, मैंने अभी मकान खरीदा नहीं है, फ्यूचर में 5-6 साल बाद खरीदूंगा, उसके लिए मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, वो क्या है? रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व है। मिलता जुलता है, सिर्फ बात यह है कि वो पास्ट इवेंट के कारण होती है, ये फ्यूचर में कुछ इवेंट होगा उसके कारण से पैसा इकट्ठा करना, वो स्पेसिफिक रिजर्व है। ठीक है, तो जो मैंने पैसा फ्री पर्पस के लिए सेविंग अकाउंट में डाल दिया वो तो फ्री रिजर्व है ही, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा निकालता हूं तो वो स्पेसिफिक रिजर्व है। जैसे मैं अगर नॉर्मली बात करूं, आप सेविंग अकाउंट में पैसे डालते हैं तो फ्री रिजर्व है। अब हो सकता है ना, अगर मैं पर्सनली बात करूं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ना करूं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर में कुछ खर्चा करना है, जैसे मकान लेना है, उसके लिए पैसे निकाल के रखते हैं। अब जरूरी थोड़ा ना कि बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा निकाला तो बच्चे की पढ़ाई के लिए ही लगेगा, बेटी की शादी के लिए निकाला तो उसी के लिए ही लगेगा। जरूरी नहीं है कि, हो सकता है कि बेटी खुद ही शादी करके आ जाए, खर्चा करवाया ही ना। हो सकता है कि बच्चे को पढ़ाई के लिए बोला था, उसके लिए पैसा निकाला था और बच्चा हो सकता है कि पहले से ही काम धंधा कुछ और कर ले, वो पढ़ाई आगे करे ही ना। तो वो जो पैसा हमने निकाला था वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए निकाला था, लेकिन मजबूरी नहीं थी, वो हमारी लाइबिलिटी नहीं थी, वो फ्यूचर में कुछ करेंगे ना उसके लिए पैसा निकालना स्पेसिफिक रिजर्व है। लेकिन अगर मैं पास्ट में कुछ कर चुका हूं, जो आपकी स्टार्टिंग में मैंने बताया था प्रोविजन की डेफिनेशन में, प्रेजेंट ओब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट के कारण है, तो ये पास्ट में इवेंट हो चुका है तभी तो लाइबिलिटी बनी है। लाइबिलिटी कब होती है? जब आप कोई बेनिफिट ले चुके हैं तब लाइबिलिटी होती है। जब आप बेनिफिट ही नहीं ले चुके तो लाइबिलिटी किस चीज की? समझ रहे बात को? तो इस बात को आप क्लियर करें। अब मैंने जो आपको ये बताया है ना, इसके एग्जांपल्स पे कुछ बात कर लेंगे, जैसे कैपिटल रिजर्व पे सिंगल सिंगल बात करूंगा, प्रोविजन पे, रिजर्व पे, रिवेन्यू रिजर्व पे, इसके स्पेसिफिक रिजर्व पे क्या क्या नाम आते हैं, उनके ऊपर सारों पे बात करेंगे धीरे धीरे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं यही करूंगा, अभी आप इसको नोट कर लो सारा का सारा।